चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि क्या व्यू है मार्केट पर। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में अगर आप देखें तो एक क्लियर कट व्यू रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट्स में एक तेज़ी आई है। क्या ये तेज़ी चलेगी या फिर अभी भी रिस्क है मार्केट में? ये मार्केट में रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक बार अगर मिडल ईस्ट में थोड़ी सी शांति की संभावना बढ़ जाए या शांति आ जाए तो ऑब्वियसली एक अपसाइड आएगा बाजार में, जो कि मुझे मुझे लगता है ये आप जो देख रहे हैं फिलहाल वही है। तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम गिर चुके हैं और इसके कारण जो प्रेशर था काफी कंपनियों पे इंडिया में, वो थोड़ा सा कुछ हद तक कम हो जाएगा। और जब डिलीवरी आना शुरू होगी, अभी भी जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बहुत ज्यादा नहीं है, गैस की डिलीवरी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे वो भी होगी तो भी उसका जो मार्जिन है आपके, जो इस तिमाही में शायद आपको मार्जिन प्रेशर कुछ दिखे, वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से अर्निंग्स की संभावना थोड़ी सी बेहतर हो जाती है बनस्बत शायद 1 महीने या 2 महीने पहले की। अच्छा, हाँ सर, ये आईटी पर आपका क्या व्यू बन रहा है इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद? हालांकि अब कह रहे हैं कि इट्स टेक्निकल रैली, जो एआई रैली कोलैप्स हो रही है, कॉस्पी, निक्केई, नैस्डैक, कुछ कंपनियों ने बाहर जाके कुछ एसेट्स एक्वायर करे। इस क्रम में कोफोज का नाम आता है, परसिस्टेंट का नाम आता है। आप कैसे सर देख रहे हैं इस वक्त आईटी को, या फिर मिड कैप आईटी में आपका झुकाव कैसा है इस वक्त? आईटी में अभी भी चैलेंजेस बरकरार हैं। जो अभी खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं कि इट्स जैसे मैंने जो मेरे हिसाब से ये होप ट्रेड है कि बहुत गिर चुका है, शायद यहाँ से बढ़ जाए। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन अगर आप बिजनेस आउटलुक देखें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। बल्कि अगर आप जो एआई कंपनियां हैं वो खुद ही अपना कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करने की बात कर रही हैं। और रोज आपको एक नई कंपनी नजर आती है जिनके पास एक फाउंडेशनल मॉडल है, जो कि सर्विसेज में घुसने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ एक सिंपल सा सवाल आपके ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट देखें तो शायद जो प्राइस टू सेल है वो एक्सेंचर के हिसाब के मुकाबले शायद 5-6 गुना है। तो सिमिलर ग्रोथ एक्सेंचर तो आप जानते हैं अगर के कंसल्टिंग में बहुत तगड़ा है, जो कि इंडियन आईटी सर्विसेज नहीं है। उसके बावजूद उसका मार्केट कैप टू सेल्स करीब करीब 1 या 1.1 के 1.2 के पास पास होगा। इंडियन कंपनियां अभी भी 4-5 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं। तो ना तो बहुत सस्ती नजर आ रही है, ना उनके पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजी दिख रहा है। एक चीज आप देखेंगे कि पहले जो था, आपको आईटी सर्विसेज कंपनी के पास इसलिए जाना होता था क्योंकि अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए। तो कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई बैक एंड, कोई मिडिल लेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई डेटाबेस चलाता है। अब जो है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि आपको बिजनेस समझना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस एनालिस्ट ऐसे स्पेसिफिकेशन दे सकता है जो 80% तक एआई कर लेगा अपने आप। तो आपको इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर कंपनी शायद जीसीसी सेक्टर में ही घुस रही है। वो अपना खुद ही एआई के साथ डेवलप कर सकते हैं, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने तरह के टैलेंट आपको चाहिए नहीं है। आपको ज्यादा बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। तो ये जो है मेरे हिसाब से एक थ्रेट रहेगा इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। वो जरूर कोशिश कर रही हैं कि अपना एक्सपर्टीज बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह का ग्रोथ अभी तक आपने देखा है या जिस तरह का आपको ऑर्डर बुक दिखा है, वो कुछ हद तक अभी मेरे हिसाब से कई तिमाहियों तक थोड़ा सा प्रेशर में रहे। प्रेशर कायम रहेगा फिलहाल आईटी पैक में। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन अहम सवाल, बड़ा सवाल तो मार्केट में ये होता है सर कि पैसे बनेंगे कि नहीं। अगर हाँ, तो कहाँ बनेंगे पैसे, क्या लगता है आपको? देखिए, फिलहाल आप ऐसे स्टेज में हैं जहां पर जो सेक्टर नहीं चल रहा है वो चलने शुरू हो गया है। तो एफएमसीजी आपने देखा कि काफी दिनों तक, काफी, मैं कहूंगा काफी सालों तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था। वहां पे आपको थोड़ी सी बढ़त नजर आ रही है। उसमें भी अगर आप देखें, डाबर जैसी कंपनी, आईटीसी जिसने कम परफॉर्मेंस किया, वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। आईटी जिसने बहुत दिन, कई तिमाहियों से आईटी की काफी पिटाई हुई है बाजार में, वहां पर अपसाइड दिखना शुरू हो रहा है। तो फिलहाल आपको सेक्टर रोटेशन दिख रहा है। और शायद इसीलिए क्योंकि जो ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं, ऑटो, पावर, इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल, डिफेंस, इस तरह के सेक्टर्स जो हैं वो ऐसी वैल्यूएशन पे चल रहे हैं कि उसमें कोई खास अपसाइड अब रह नहीं गया है। तो इसके कारण जो पिटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर कुछ हद तक आपको अपसाइड दिख रहा है।
लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ सीमित दायरे में ही रहेगा। आपको एक्चुअली नई एक्साइटिंग स्टोरीज़ देखनी पड़ेगी और उसमें ये देखना है कि वैल्यू ट्रांज़िशन कहाँ हो रहा है, किस जगह से। इसीलिए आपने देखा जैसे आप लोग जो भी बात कर रहे थे कि रिटेल में क्विक कॉमर्स एक्सेट्रा, वो इसलिए नहीं कि क्विक कॉमर्स में पैसे बन रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपको ये अज़्यूम करके आप चल रहे हैं कि कंसोलिडेशन होगा, रिटेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो काफ़ी हद तक अब ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा और उसके कारण वैल्यू कैप्चर जो है वो वहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट होने की संभावना है। तो इसी तरह की आपको वैल्यू कैप्चर थीम के ऊपर देखना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसी थीम है नहीं, डिफेंस और एरोस्पेस को छोड़ के, जहाँ पर काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनियाँ कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पब्लिक नहीं है। नहीं तो सिंस आपने बात की क्विक कॉमर्स की, आप बाय कर रहे हैं क्या इन स्टॉक्स को, जोमेटो या स्विगी को? अगर आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट के हिसाब से देखना चाहिए तो बिल्कुल आपके पास रहना चाहिए ये। आप इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके पास और भी काफ़ी विकल्प हैं, जहाँ पे आपको इतना वैल्यूएशन और इतना होप पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और आपको ये देखना चाहिए कि अभी नए प्लेयर आ गए हैं फिर से क्विक कॉमर्स में, जिनके पास काफ़ी फिर से कैश है, तो कुछ हद तक फिर से लड़ाई चालू हो जाएगी। थोड़े दिन रुक जाएँ तो उसमें आपको शायद हो सकता है कि वो थोड़ा-सा मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने की फिर से संभावना है। अच्छा आनंद जी, बहुत दिनों बाद एचडीएफसी बैंक अपनी रंगत में लौटा है ना। इनकी क्वार्टरली अपडेट्स 15.4% की ग्रॉस एडवांसेस और हेल्दी डिपॉजिट ग्रोथ अपडेट्स आपको कैसे लगे सर? और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है प्राइवेट बैंक्स में जो आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 2 महीने में किया, या फिर एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आपके पास 2 दिन में एफआईएस के स्टैट्स भी थोड़े ठीक ठाक हैं, कैश में सेलिंग नहीं है। आपको अलाइनमेंट एचडीएफसी बैंक का लग कैसा रहा है इस वक्त? देखिए, एचडीएफसी बैंक में अभी कोई खास नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम थे, बोर्ड का चेंज, बाकी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कई सालों पहले, उसका प्रभाव, अब ये सब हिस्ट्री हो चुके हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक जो है, जो माँ की मार्केट है, उसके साथ-साथ करीब-करीब उतना ही ग्रो करने की पूरी संभावना रखता है। और अगर ये होगा तो आप ये अज़्यूम करके चल सकते हैं कि अगर 14, 15 या 17% की क्रेडिट ग्रोथ है, तो एचडीएफसी बैंक भी शायद 12-14% ग्रोथ कर सकता है। यानी कि 5 साल में आप ये बैंक भी डबल देख सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बड़े बैंक जैसे होते हैं, उनकी सर्विस लेवल खराब होती जाती है, लेकिन अगर वो मेंटेन कर लें, तो मेरे हिसाब से जो टॉप लाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें आप रोटेशनल ट्रेड देखते रहेंगे। जो ज़्यादा चढ़ गया है, वो शायद कम चढ़े उसके बाद, और जो छोटा है, जो कम चढ़ा है, वो ज़्यादा चढ़े। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक की बारी आ चुकी है। तो मैं इस वक़्त और कई दिनों से प्राइवेट सेक्टर बैंक पे काफ़ी बुलिश हूँ, बिकॉज़ वही एक क्षेत्र है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड नहीं है, और अब जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि उसमें उनको फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। ओके, बुलिश हैं आप प्राइवेट बैंक्स को लेकर। इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्पेस होता हुआ जा रहा है। अच्छा, रेट सेंसिटिव स्पेसेस जो हैं आनंद जी, चाहे आप ऑटो की बात कर लें, रियल्टी की बात कर लें, हालांकि आज थोड़ा टूटा है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से महीनों से इनफैक्ट यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। ऑटो में तो जून सेल्स के आंकड़े भी काफ़ी मजबूत थे। ये दोनों स्पेसेस कैसे नज़र आते हैं आपको? जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्वियसली ग्रोथ काफ़ी है। अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल टू व्हीलर्स, तो उसमें मोटरसाइकिल्स अभी भी 2019 के वॉल्यूम से ऊपर नहीं गई हैं, हालाँकि स्कूटर्स जो हैं, वो काफ़ी हद तक ऊपर जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस रहा है प्राइवेट व्हीकल्स, और उस प्राइवेट व्हीकल्स में भी आप देख ही रहे हैं कि एसयूवी वाला जो क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ट्रैक्टर्स पिछले खाली एक ही साल नीचे थे, बाकी उसके बाद से उनकी ग्रोथ फिर से बरकरार है और अभी भी शायद रहेगी। तो ये क्षेत्र ओवरऑल काफ़ी बढ़िया करना है। 2 सेगमेंट्स इसमें हैं जिन्होंने कुछ खास नहीं किया। एक तो हेवी मोटर व्हीकल्स,
और जो ट्रक सेल्स हैं वो थोड़ा-सा मंदी के उसमें है। और जैसे मैंने कहा मोटरसाइकिल्स जो हैं उन्होंने कुछ ख़ास नहीं किया है। लेकिन जब तक टोटल वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तब तक इसमें कम से कम टॉप लाइन ग्रोथ आपको आती रहेगी। मार्जिन्स थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेंगे शायद इस तिमाही के रिज़ल्ट जो आएँगे वो उसमें वो कुछ आपको दिखेगा। एक ही कंसर्न ये रहता है कि जो कंपनियाँ 10 साल पहले इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाती थी और उसके बावजूद 13-14 पीई पे चलते थे, वो आज के दिन पे 22-24 पीई पे चली गई हैं। जिसका मतलब ये है कि मार्केट ये समझ के चल रहा है कि मॉडल डेवलपमेंट का खर्चा या रिस्क बहुत कम हो गया है, जो कि सही नहीं है। तो उसको अगर आप अलग कर दें क्योंकि ज़्यादातर जो क्षेत्र में आप निवेश करना चाहते हैं वो सस्ते नहीं है इंडिया में, कभी थे नहीं और अब तो और भी नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको ग्रोथ दिख रही है, तो ये क्षेत्र आप ऑब्वियसली आप मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में ओवरवेट रखें। ओके आनंद सर नमस्कार। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर आप देखें आज बैंक्स हैं, इस पर क्लियर कट आपने व्यू दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका बैंक से। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने।